वेलकम बैक। चलिए अब रुख करते हैं गुरमीत चड्ढा का और बात करते हैं उनसे। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ हमारे साथ जुड़ते हुए बिग मार्केट वॉइसेस में। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। शानदार मोमेंटम मार्केट में इस समय और एक वन वे रैली। क्या अब लग रहा है हम वापस वो 20,000 के ऊपर एक फ्रेश ट्रेजेक्ट्री में जाने के लिए तैयार हैं? अ, अनुज, मार्केट बहुत स्ट्रांग है और एक एक जो रिजिलियंस है वो इसलिए भी सरप्राइजिंग है कि ग्लोबल न्यूज कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। क्रूड $90 है। फेड जो डेटा आ रहा है यूएस का, कल जॉब डेटा आया है, वो अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो शायद सितंबर में पॉज होगा, बट मार्केट को लगता है शायद एक और हाइक हो सकता है। सप्लाई चेन पूरी तरह स्टोर नहीं हुई है बहुत सारे पॉकेट्स में। तो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस है। एफआई फ्लो डेटा जो है कैश सेगमेंट में, टेक्निकल्स तो मैं इतना अच्छा नहीं समझता हूँ, तो वो अच्छा है और मुझे लगता है थोड़ा रिलेटिव स्ट्रेंथ इकोनॉमी की रिफ्लेक्ट कर रहा है, और कुछ हद तक थोड़ी सी वीकनेस जो चाइना में और बाकी जगह है वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर थोड़ा सा मुझे मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन की जरूरत है मार्केट में। मैं नहीं बोलता हूँ कि पूरा मार्केट एक्सपेंसिव है, मुझे लगता है लार्ज कैप बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत रीजनेबल है। आधा इंडेक्स अगर आप देखेंगे, चाहे वो रिलायंस है, चाहे एचडीएफसी बैंक है, कोटक है, आईटी पैक है, वो बहुत रीजनेबल वैल्यूएशंस पे है मेरे हिसाब से। कुछ फाइनेंशियल जैसे बजाज फाइनेंस भी है, मतलब कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेट रनवे नहीं हुआ है ग्रोथ का। थोड़ा सा स्मॉल माइक्रो कैप में मुझे लगता है कुछ 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 पॉकेट्स में एक्सुबरेंस है। कुछ ये जो थोड़े बहुत डिफेंस और रेलवे रिलेटेड और जो न्यूज ऑर्डर बुक वाले स्पेसेस में है, सिर्फ ऑर्डर बुक पे ही स्टॉक्स बहुत हाई मल्टीपल्स पे सडनली ट्रेड कर रहे हैं। वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है आपको डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करना चाहिए। पर ब्रॉडर मार्केट जो है मैं न्यूट्रल हूँ, और स्टॉक पिकिंग इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा कैरिड अवे मत हुई, थोड़ा सा एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखना जरूरी है। तारीफ हमें मत होइए। गुरमीत, एक पॉलीकैब आपकी एक बहुत शानदार पिक रही है। आज हेवेल्स में अच्छा मूव है। आपको लग रहा है आज कि शायद एक कुछ काफ़ी समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक कैचअप मूव पॉसिबल है यहाँ पर? थोड़ा रोटेशन भी है अनुज, बहुत जगह वो रोटेशन आप देखेंगे इसमें। और अ, उनका जो एक पेन एरिया रहा है वो लॉयड्स के एक्विजिशन के बाद रहा है, थोड़ा सा वो आप रॉन्ग कैपिटल एलोकेशन भी बोल सकते हैं, बट वहां पे भी जो लॉसेस हैं वो डिमिनिश होते हुए लग रहे हैं। केबल्स एंड वायर्स में अच्छा कर रहे हैं, स्विचेस में भी अच्छा कर रहे हैं, लाइटिंग में भी अच्छा कर रहे हैं, और प्रोडक्ट इनोवेशन डीएनए बहुत अच्छा है उनका। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, हम बहुत कम डिस्कस करते हैं, बी टू सी में हेवल्स का बहुत अच्छा रीच है, जो पॉलीकैब अब एम्यूलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ टाइम तक कंसोलिडेट किया है, बट मेरा मैं अभी भी पॉलीकैब में ही स्टेज पोजिशन हूँ, क्योंकि उनका जो एक्सपोर्ट बुक है वो भी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है गाइडेंस बीट करेंगे 20,000 करोड़ की जो मैनेजमेंट में दी थी। और काफी कंसोलिडेट कर रहा है वो 5,000 लेवल को क्रॉस करने के बाद। और वैल्यूएशंस मैं मानता हूँ 40+ का मल्टीपल है, बट ऐसे आउट ऑफ द वाले वैल्यूएशंस नहीं है जो एक टाइम पे एस्ट्रल या उसके हो गए थे बाकी बिल्डिंग मटेरियल स्पेस के। तो ये अच्छा लग रहा है हमें। कुछ टाइल मेकर्स भी अच्छे लग रहे हैं, कुछ एक मुझे लग रहा है कि होम इम्प्रूवमेंट इन जनरल में एक टाइल्स का जो स्पेंडिंग शेयर है होम इम्प्रूवमेंट में वो बढ़ रहा है। थोड़ा सा डेकोरेटिव पेंट्स के अगेंस्ट भी कम्पीट कर रहा है। इनफॉर्मल टू फॉर्मल जो मूवमेंट है वहां भी उसको बेनिफिट है। जो गैस बेस्ड प्लांट्स में ट्रांजिशन हुआ है और कुछ जगह बैन लगा है, उसका भी एक उनको एडवांटेज मिलेगा, तो वो एक और स्पेस है जो हमें अच्छी लगती है। अच्छा गुरमीत, आप कैपिटल गुड्स को देखिए, कल एलएनटी को जो हिस्टोरिकल ऑर्डर मिला, आई मीन 32 से 34 हज़ार करोड़ रुपए का। और मतलब ये तो एक क्वार्टरली ऑर्डर इनटेक होता है अप्रॉक्सीमेटली $500 billion का, 0.48, 0.49, 0.50, मतलब। और अब मैं अल्टीमेटली अपने प्रश्न में उतर रहा हूँ धीरे धीरे। एक सरकार ने बजट में और प्रीवियस बजट में काफ़ी कैपेक्स को पुश दिया। मल्टीपल फंड अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने अपने बजट्स को बढ़ाया। अब प्राइवेट कैपेक्स भी एक पुश ले रहा है, काफ़ी मजबूत हो रहा है। कैपिटल गुड्स में देखिए, द वीकेस्ट स्ट्रक्चर विद इन द एंटायर कैपिटल गुड्स, बीएचईएल इवन, वो इस अगस्त की सीरीज में बड़ा मूव देने में सक्षम रहा। अक्रॉस कैपिटल गुड्स में, कंस्ट्रक्शन में, आपका व्यू क्या बन रहा है इस वक्त? होल्ड करें और फ्रेश एडिशन के प्रोस्पेक्टिव से अच्छा क्या लग रहा है आपको? बहुत बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। मैंने वेदर जी पहले भी बोला है, मैं ये बिलीव करता हूँ इंडिया इन्वेस्टमेंट साइकिल में है, और पहले आपको एक बेस बनाना पड़ेगा कि आप बिलीवर हैं, तभी आप कैपिटल गुड्स या सीवी या पावर या उन सेक्टर्स में पोजीशन ले पाएंगे लंबा अवधि के लिए, अदरवाइज आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे।
और आप देखिए, आपने बहुत अच्छा बोला, पिछले पूरे क्वार्टर में 65,000 करोड़ का ऑर्डर था, और अभी जो उनको अरामको से ऑर्डर आया है वो 33-34,000 करोड़ का है। तो जो मार्केट को एक लग रहा था कि वीकनेस आएगी इलेक्शन ईयर में, वो ऑफसेट होती हुई दिख रही है। और एल&टी ने 10 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी की बात करी है, जहां पे वो टॉप 3 कंटेंडर्स में। तो इसमें आपका हाइड्रोकार्बन में ऑब्वियसली पुश मिलेगा, ऑयल प्राइसेस ऊपर है तो वो मेकअप करेगा, और एल&टी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है इसका, क्योंकि जीसीसी उतना वॉर चेस्ट क्रिएट करता है कैपेक्स के, जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं वो हमें देखने को मिला, अभी और शायद आपने को देखने को मिलेगा हाइड्रोकार्बन में। इंफ्रास्ट्रक्चर में लास्ट क्वार्टर 55% ग्रोथ थी उनकी ऑर्डर बुक में। नेट वर्किंग कैपिटल टू सेल्स देखेंगे तो लगभग लगभग 16-17% है, काफी कंफर्टेबल है। इनफैक्ट उनके सीएफओ ने एक चर्चा में बोला कि 1/3 ऑर्डर बुक प्राइवेट है। ये मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग साइन है, एल&टी से ज्यादा ये ब्रॉडर इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अगर 1/3 ऑर्डर बुक प्राइवेट है तो। और ये नंबर करीबन 22-23% था करीबन साल 1.5 साल पहले, और अब इस भाव पे एल&टी अभी करीबन 29 टाइम्स है FY25 का, अगर आप ईपीएस ले 102-103 का। तो ठीक है, अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से ज्यादा है, बट ऐसा कोई आउट ऑफ द, और बहुत लोग भूल गए 2003-7 में जो आउट परफॉर्मेंस आया था। तो ये स्पेस अच्छी लगती है। इसके अलावा मुझे पावर स्पेस बहुत अच्छी लगती है, मुझे लगता है पावर डिमांड इन जनरल, अगेन प्रॉक्सी प्ले है इकोनॉमिक रिकवरी का, वो भी एक स्पेस हमें काफी अच्छा लगता अच्छा गुरमीत, हाल फिलहाल में पिछले 10 दिन में एक स्टॉक बहुत चर्चित रहा और वो था नज़ारा टेक ऑनलाइन गेमिंग। और बहुत अगर बड़े बड़े नाम, मिस्टर निखिल कामत ने यहाँ पे एक चंक लिया, फिर कल एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की खबर आई। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आप देखिए ना कि कन्वर्जन्स काफ़ी अच्छे खासे हैं, और कल भी हमारी मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी, ऑलमोस्ट 100 में से अब 24 लोग जो हैं वो गेमिंग के लिए पे कर रहे हैं, और भारत में प्रचलन बढ़ रहा है। लोग भी आ रहे हैं, प्लस टैलेंट भी आ रहा है इस फील्ड में। बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरे कुछ जानकार जो है वो इस फील्ड में अब मतलब करियर ढूंढ रहे हैं। आपका व्यू नज़ारा टेक, अगर सिर्फ महीने 2-3 महीने 4 महीने का पर्सपेक्टिव ना हो, आपके पास एक दशक का समय है, 8 साल का 9 साल का, ये प्राइस 890 का लग कैसा रहा है आपको? है कि आप उसको ट्रेडिशनल मैट्रिक्स में देखेंगे तो महंगा लगेगा, बट गेमिंग जैसा आपने बोला, अगर आप डेटा कंपेयर करेंगे चाइना से बाकी उससे, तो गेमिंग में ग्रोथ ज्योमेट्रिकल आती है एक सर्टेन स्टेज के बाद। हमारे आज जो इंटरनेट एक्सेस वाली पॉपुलेशन है और जो यंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक्स फेवर करते हैं। एक डिजिटल एडिक्शन जो है ये भी फेवर करता है, हालांकि थोड़ा नेगेटिव कनोटेशन में। आप स्क्रीन टाइम देखिए, 6 to 8 आवर्स है न्यू जनरेशन का, जो कि काफी हायर साइड पे है। तो फ्यूचरिस्टिक प्ले है। हम पोर्टफोलियो में अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं लिया है, क्योंकि हमें थोड़ा वैल्यूएशन उसका एक्सपेंसिव लगता है। बट अगर आप कुछ अच्छे फ्यूचरिस्टिक प्लेस पे बैट करना चाहते हैं, एक स्मॉल पॉकेट में, तो नजारा रख सकते हैं। जो दूसरा प्ले है जो कि ज्यादा मुझे फंडामेंटल लगता है और स्ट्रक्चरल लगता है, वो ये जो पेमेंट लैंडस्केप और लेंडिंग लैंडस्केप मॉनिटाइज हो रहा है और पूरा चेंज हो रहा है, आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये जो यूपीआई पे क्रेडिट आया है, इसमें पोटेंशियल है करीबन 20-25 नए बोरोवर्स को ऐड करने का सिस्टम। मैंने पहले भी बोला था 8 करोड़ सिबिल से अब हम करीबन 21 करोड़ सिबिल पे है। ये नंबर और बढ़ेगा, साथ में नए उसमें आएंगे। उसमें कई सारे डिजिटल प्लेयर्स हैं, जियो फाइनेंशियल अभी स्टार्ट हुआ है, पेटीएम है, काफी काफी लोग हैं, बहुत सारे निश लेंडर्स भी हैं, कुछ कुछ बड़े निश लेंडर्स हैं जो सिर्फ एमएसएमई लेंडिंग भी करते हैं। तो ये स्पेस मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, और बहुत स्ट्रक्चरल है रे, और क्रेडिट ही है जो ड्राइव करता है कंजम्पशन को लॉन्ग टर्म। जो चाइना की आप ग्रोथ देखें या यूएस की ग्रोथ देखें, तो ये मुझे स्पेस बहुत बहुत एक्साइटिंग लगता है। इसमें एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस है, अगर आपकी क्रेडिट अंडर राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है। तो यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारे बजाज फाइनेंस क्रिएट हो सकते हैं अगले 10 साल में। ओके, अच्छा ठीक है, चलिए गेमिंग। वीरू, कौन सा दोस्त है ये? आप खुद तो नहीं ढूंढ रहे ऑल्टरनेट करियर यहाँ पर? मेरा एक मित्र है दुबई में, है ना, उनके छोटे भाई जो हैं वो उन्हीं के साथ रहते हैं वहाँ पे। तो मैंने पूछा एक दिन, ऐसी 15-20 दिन पहले बात हुई होगी, मैंने कहा वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो ऑनलाइन गेमिंग डेवलपमेंट में जा रहे हैं दुबई में। तो फिर मैंने एकदम से सडनली मेरे दिमाग में यही नज़ारा की बात आई थी, तो मैं पूछने लगा, कह रहे कि नहीं, यहाँ प्रचलन है। हाँ। और गेमिंग डेवलपमेंट में हाँ, काफ़ी करियर तलाश। बिल्कुल, मतलब हम अमूमन क्या सोचते थे, डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन ये जब सुना ना मैंने, तो मेरे को बड़ा नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुबई वगैरह में खैर ये सब चीज़ें कर भी सकते हैं। इंडिया में तो बीच में तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी वीरू, वो कुछ लोग जिन्होंने ये 1-2 ऐप शुरू की थी, स्पार्टन पोकर या पोकरबाजी वगैरह, वो उनको काफ़ी दिक्कतें भी आई थी, लीगल दिक्कतें भी काफ़ी आई थी। होपफुली वो सब चीज़ें अब आगे जाके रिजॉल्व होंगी। अच्छा, बाय द वे, बैंक निफ्टी रेड में आया है और फिर से
गुरमीत, लार्ज बैंकों में एचडीएफसी बैंक पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्या ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ ये आरबीआई की आईसीआरआर पर पूरा बैठ गया है, या कुछ और व्यू बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि काफी करेक्ट हुआ है ये स्टॉक अपने हायर लेवल से? अनुज, काफी रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस, इनफैक्ट 10% करेक्शन हुआ है 1750 के आसपास, जब मर्जर हो गया था और प्राइस किया था। थोड़ा सा बाजार मुझे लगता है देखना चाहता है कि कंसोलिडेटेड नंबर्स कैसे होंगे, क्योंकि कुछ पॉकेट्स में स्टेटमेंट्स आई कि प्रेशर है डिपॉजिट ग्रोथ पे। अगर तो पिछले क्वार्टर उन्होंने 66,000 करोड़ के ऑलमोस्ट डिपॉजिट ग्रोथ करी, जो कि बहुत अच्छी थी। इस क्वार्टर आई थिंक 1 लाख करोड़ के आसपास का उन्होंने इंडिकेशन दिया है। अगर वो डिपॉजिट ग्रोथ इतना कर पाते हैं तो स्ट्रीट को एक थोड़ा सा फेयर रिले होगा कि इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है कासा पे और निम्स पे जितना मार्केट को लगा। ऑब्वियसली रहेगा, बहुत बड़ी बैलेंस शीट है। और अनुज, 25 लाख करोड़ की बैलेंस शीट पे आप कंटिन्यूसली 20% ग्रो करना बहुत मुश्किल है। आप हर साल एक कोटक और एक छोटा बैंक ऐड नहीं कर सकते बैलेंस शीट में, करना भी नहीं चाहिए। और वो थोड़ा बहुत डी रेटिंग होना वाजिब है। वो 5 का मल्टीपल अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले कोटक और एचडीएफसी दो बैंक थे जो 20% ग्रो करते थे और एकदम गोल्डन, जिसे हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड अंडर राइटिंग थी। अभी उस स्पेस में 7-8 अच्छे बैंक्स हैं जो उस ग्रोथ को, उस एसेट क्वालिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। कुछ आईबीसी का भी इम्पैक्ट है इसमें, जो कि हम काफी कम चर्चा करते हैं। हम जीएसटी और रेरा की बहुत चर्चा करते हैं, बट आईबीसी मेरे हिसाब से बड़ा एक अंडररेटेड रिफॉर्म रहा है। तो एक थोड़ा डी रेटिंग हुआ है और अब शायद हमें रिवाइज मल्टीपल जो है प्राइस बुक आउट 2.5-3 टाइम्स पे के हिसाब से असेसमेंट करनी पड़ेगी। बट सस्ता स्टॉक है, 14-15 टाइम्स है अर्निंग्स पे, 2.3 2.4 बुक वैल्यू पे। अब मेरा फोकस थोड़ा सा फेडरल बैंक, थोड़े नीचे ज्यादा है, जहां बैंक्स में अच्छा। आईसीआईसीआई बहुत अच्छे ग्रोथ ट्रैक पे, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है बट बहुत सॉलिड ग्रोथ ट्रैक पे है। यहाँ पे फोकस ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ एडिंग मोर वेट। जो हमारा वेट है वो मेंटेन क्यों है एचडीएफसी में, और थोड़ा सा जैसे मैंने बोला, मैं थोड़ा सा डिजिटल लेंडर्स और एनबीएफसी स्पेस में थोड़ा सा और एक्सपैंड करना चाहता हूँ पोर्टफोलियो। ओके। एक, क्योंकि बात एचडीएफसी बैंक की हुई है तो कोटक को भी निपटा लेते हैं। गुरमीत, क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? आज सुबह जो न्यूज़ आई उसको आप कैसे पढ़ रहे हैं कि वो जो नाम भेजा गया था दीपक गुप्ता को 2 महीने के लिए आरबीआई से अप्रूवल मिला है? अनु, जो मेरी चर्चा होती है, काफी सारे कॉलीग्स हैं कोटक में, वो आई थिंक मिस्टर मनियन के चांसेस हैं काफी, जैसा वो बोलते हैं। देखते हैं आरबीआई क्या अप्रूव करता है, कहना मुश्किल है क्योंकि 2 कैंडिडेट्स हैं। तो अगर स्मूथ हुआ सक्सेशन तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा। दूसरा, मुझे लगता है ये जो कोटक ने का जो लास्ट क्वार्टर में थोड़ा लोन ग्रोथ कम आया, इंक्रीमेंटल सिर्फ 2.5% था, और उन्होंने ये जो एक्टिव मनी फीचर निकाला जहां आपका एक सर्टेन सरप्लस बैलेंस सेविंग का ऑटोमेटिकली स्वीप इन हो जाएगा, उससे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा कॉस्ट ऑफ फंड्स में, और थोड़ा सा आपको और निम कंप्रेशन देखने को मिल सकता है। कोटक का निम 5.5 के आसपास है। प्लस वैल्यूएशन अभी भी रिच है, क्योंकि 2-3 साल का रिटर्न बहुत सबड्यूड है, बट वैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि बहुत रीजनेबल है। तो ये सक्सेशन प्लानिंग थोड़ा प्ले आउट होगा, थोड़ा एक नतीजे आएंगे क्वार्टर, उसके बाद मुझे लगता है स्टॉक में थोड़ा आपको देखने को मिल सकता है। बट रिलेटिवली मुझे अगर दोनों में कंपेयर करें, एचडीएफसी बेटर लगता है अगर आपको रिलेटिव वैल्यूएशन वाइज देखना है। और थोड़ा सा एट्रिशन है अनुज, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कैसे प्ले आउट हो। अच्छा गुरमीत, अभी बैंकों पे अगर रहे हैं, आई मीन इंक्रीमेंटल सीआरआर का एक मुद्दा काफ़ी अहम था, जिसका जिसका निर्णय आज आरबीआई को लेना भी है। आपको क्या लगता है, मीन ये फुली आई थिंक ये हटा लिया जाएगा पूरी तरीके से, या फिर इसको आंशिक तौर पे आरबीआई हटाएगा? क्योंकि सामने एक बड़ी चीज़ है कि एक फेस्टिवल सीजन भी खड़ा हुआ है, उसके मद्देनज़र। इसके बाद लिक्विडिटी सिस्टम में उतनी सरप्लस नहीं है इस पर्टिकुलर मेजर के बाद, जितनी पहले थी। आरबीआई का एक कंसर्न था क्योंकि इन्फ्लेशन को भी मैनेज करना है, और सरप्लस लिक्विडिटी जो है हमेशा परेशान करती, बाद में इमीडिएटली नहीं करती है। तो मुझे लगता है ये टेम्पररी है, चाहे अभी विड्रॉ करें या और 2 हफ्ते में करें, क्लियरली टेम्पररी है। और इसका इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट इतना नहीं है, ऑन द मार्जिन ही है। और दूसरा, मुझे लगता है कि बाजार ये देखना चाहता है कि ये थोड़ा सा जो स्ट्रेस आया पीएल बुक में और अनसिक्योर्ड में, हमने वो एसबीआई में भी थोड़ा सा देखा, कुछ थोड़े से प्राइवेट बैंक में भी देखा। वो एक मार्केट देखना चाहेगा कि जो स्ट्रेस पूल है बैंक्स का, उसमें कोई बढ़ोतरी तो नहीं है, और बहुत ज्यादा कहीं निम कंप्रेशन तो नहीं हो रहा है। तो वो मुझे लगता है अगर एक क्वार्टर का नतीजा ठीक आएगा तो शायद उस चीज को मार्केट एब्जॉर्ब करेगा, और शायद नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ। बट ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम बहुत रोबस्ट लग रहा है, मतलब हम कहीं भी उस पीक पे नहीं है कि क्रेडिट साइकिल रिवर्स होने वाला।
अच्छा गुरमीत, ये पीवीआर आप लोगों ने लोअर लेवल्स पे ऐड किया था क्या? हमने नॉन डिस्क्रिशनरी में पोर्टफोलियोज में थोड़ा ऐड किया था, क्योंकि 12-1300 रुपए के हाँ। आसपास 2000 स्क्रीन है वीरेंद्र जी, और आपको 6 करोड़ पर स्क्रीन की वैल्यूएशन पे मिल रहा था। वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के भी नीचे था। इनफैक्ट मर्जर के पहले इससे ज्यादा भाव होता था पीवीआर का आइनॉक्स के साथ। तो आइनॉक्स तो बेसिकली आपको उसके बाद उसका वो गिरा था, बट काफी अच्छा रन अप हुआ है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा। अब देखते हैं जवान के क्या नंबर्स आते हैं ओवर द वीकेंड। ओपनिंग तो अच्छी मिली है। अब जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ होगा, लंबा वीकेंड है, दिल्ली तो बंद है G20 करके 3 दिन के, तो उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा व्यू बनेगा। बट अच्छा रन अप आया है स्टार्टिंग एमआई से, और जो फॉरेन बॉलीवुड कंटेंट था उसके बाद गदर और बाकी उससे। और पर अगला क्वार्टर शायद थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप है, काफी चीजें हैं, क्या कंटेंट पाइपलाइन है। तो इस वैल्यूएशन पे बहुत बार्गेन नहीं है। पीछे 2-3 महीने पहले क्लियरली बार्गेन था 1200-1300 रुपए के लेवल। नहीं था, होता है ना अर्थशास्त्र में हमें एक चीज़ सिखाई जाती है गुरमीत जी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। वो हर चीज़ अप्लाई होती थी, वो ओटीटी पे भी अप्लाई हुई। जब आप घर पे बैठे बैठे तंग हो गए और जब फ्लाइट की टिकट्स बहुत महंगी हैं, होटल्स बहुत महंगे हैं, तो शायद ये एक प्रेफर डेस्टिनेशन था लोगों के पास। मतलब आपको फीलिंग क्या आ रही है जिस तरीके से पिछले 3 महीने में कंटेंट आया सिनेमा हॉल्स में, चाहे वो हॉलीवुड का हो, बॉलीवुड का हो, या फिर साउथ इन डब मूवीज़ हों? क्या ये एक ट्रेंड में तब्दील हो सकता है, आपको लगता है? मेरे एक बहुत बड़े क्लाइंट हैं जो मूवी प्रोडक्शन में हैं, जिन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है इसको। उन्होंने बोला कि जब कोविड आया हाँ। तो मूवीज भी दो किस्म की बनी, एक ओटीटी के लिए बनी और ज्यादातर ओटीटी के लिए बन रही थी। एंड फिर सडनली रीओपनिंग हुआ तो कुछ मूवीज जो ओटीटी के लिए बनी थी उनको मेन स्ट्रीम में रिलीज हुआ, तो मार्केट डिसअपॉइंट हुआ। क्योंकि अब आप एक एक्सपीरियंस, जब आप मूवी देखने जाते हैं मेट्रोज में, तो आपका 4-5 thousand रुपीज का एक्सपेंस है पूरा उस एक्सपीरियंस के लिए। तो जब वो एवरेज कंटेंट आया तो लोग डिसअपॉइंट हुए। पर अब कंटेंट अच्छा आना शुरू हुआ है, क्योंकि रीओपनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो गई है और पाइपलाइन बहुत अच्छी है। आई थिंक इंडस्ट्री को भी थोड़ा समझ में आया है कि आपको कुछ ऑफर करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप उनका ओवरऑल देखें, ऑक्यूपेंसी रेट देखें, एवरेज टिकट प्राइस देखें, एफ&बी रेवेन्यू बहुत अच्छे वे में अब कम बैक कर रहा है। तो ओवरऑल जो मैट्रिक्स है वो फेवरेबल है, और मुझे लगता है ये कोएग्जिस्ट करेगा। आप अच्छा कंटेंट देंगे तो लोग जाएंगे देखने, एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। लोग गदर 2 एक्सपीरियंस के लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई स्टोरी डिफरेंट है, या आप एक वो जो फील है साथ में बैठ के देखने का, तो मुझे लगता है ये कोएग्जिस्ट करेगा। और जैसा आपने बहुत अच्छा बोला, हर चीज का एक वो हमने सारेगामा में भी देखा था। हम एज्यूम करने लगे थे कि सब लोग ऑनलाइन म्यूजिक ही सुनते रहेंगे, रीओपनिंग होएगा ही नहीं। तो हर जगह प्ले आउट होता है, थोड़ा बहुत मल्टीप्लेक्सेस में भी प्ले आउट हुआ है, बट आउट ऑफ होम कंजम्पशन की इंडिया में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, स्पेशली हमारे टीयर 1 टीयर 2 टाउन्स में। तो उसमें आपका जो क्यूएसआर है, मल्टीप्लेक्सेस है, कुछ हद तक होटल स्पेस है, ये दे विल कंटिन्यू टू डू है। ऑलराइट गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए इस शो को यहीं समेट लेते हैं और